नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन चैनल पे। आप इम्पोर्टेंट वीडियोस देखिए, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। चलिए देखते हैं अधिगम अक्षमता होता क्या चीज़ है। अधिगम अक्षमता को दूसरे शब्दों में कहें तो लैंग्वेज लर्निंग डिसेबिलिटीज, इसको अंग्रेजी के नाम से जानते हैं। इसमें होता क्या है कि जो छात्र होता है वह सीखने, सुनने, पढ़ने, बोलने, लिखने अथवा तर्क शक्ति या फिर गणितीय कौशल के प्रयोग करने में अक्षमता या फिर असमर्थता को व्यक्त करता है और उससे वह ग्रसित रहता है। उसको चाहे जितना पढ़ाया जाए, समझाया जाए, वह ठीक तरीके से पढ़ समझ नहीं सकता है। इसको हम बोलते हैं अधिगम अक्षमता। हम आगे देखते हैं इसके कौन कितने प्रकार होते हैं। नंबर 1 है इसका मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता। यह 2 प्रकार के होते हैं, अफेजिया और डिस्फेजिया। इसमें छात्र मौखिक रूप से कोई भी चीज़ जो आप उसको सिखाना चाह रहे हैं वह सीख नहीं पाता है। उसको हम बोलते हैं मौखिक रूप से सीखने के लिए अक्षम बालक। सेकेंड है पढ़ने की अक्षमता, यानी कि वह पढ़ने में असमर्थ होता है। एलेक्सिया, डिसलेक्सिया, इसके 2 सब ग्रुप्स हैं या सब डिविजन्स हैं डिसेबिलिटीज़ की। डिसलेक्सिया में क्या होता है, बच्चा र को स समझने लगता है। ये सारी चीज़ें पढ़ने की अक्षमता के अंतर्गत आती हैं। थर्ड है लिखने की अक्षमता। इसको कई भागों में बांटा गया है। नंबर है अग्राफिया, अप्रैक्सिया, सिम्बोलिया, डिस्ग्राफिया, डिस्प्रैक्सिया। जनरली क्या होता है, परीक्षाओं में डिस्ग्राफिया के बारे में अधिकतर पूछा जाता है कि ये क्या चीज़ होता है। सी टेट, यूपी टेट सभी परीक्षाओं में। तो यह लिखने की अक्षमता है। अगला है अधिगम अक्षमता के में आता है वर्तनी की समस्या। वर्तनी यानी कि बोलने में समस्या, उच्चारण करने में, प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत आती है छात्र को। इसके अलावा गणित संबंधी समस्या जैसे डिस्कैल्कुलिया इसको बोला गया है। वर्बल डिस्कैल्कुलिया, बोल चाल में वर्तनी में वह जोड़ घटाव नहीं कर पाएगा। प्रैक्टोग्नोस्टिक डिस्कैल्कुलिया, प्रैक्टिकली वह किसी चीज़ को नहीं कर पाएगा। जोड़ घटाव या समाज के अंदर, स्कूल के अंदर, घर पे अपने जोड़ घटाव वाले साधारण गणितीय संक्रिया नहीं कर पाता है। ग्राफिकल डिस्कैल्कुलिया, ग्राफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स उसके अंदर आती हैं। लैक्सिकल डिस्कैल्कुलिया, लैक्सिकल बोल चाल समझने में सारी चीज़ें, ऑडियोग्नोटिक सुनने के लिए सारे चीज़ें सुनने में दिक्कत, गणित संबंधी समस्याएं तो छात्र के अंदर आती रहती हैं, जिसको आप आसानी से दूर नहीं कर सकते हैं। इसके लिए विशेष परिस्थितियाँ स्कूल्स में बनाई जाती हैं, जिसके द्वारा छात्र आसानी से समझ जाता है। अब देखते हैं बुद्धि एवं विकास के कुछ सिद्धांत एवं उसके प्रतिपादक, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नंबर 1 है मनोलैंगिक विकास सिद्धांत, देने वाले हैं फ्रॉयड। सेकंड है संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, प्याजे। मनोसामाजिक विकास सिद्धांत, इरेक्सन। भाषा विकास सिद्धांत, चॉम्स्की। इन्होंने एलईडी के बारे में बताया था। एलईडी होता क्या है, इसका नाम है लर्निंग एक्विजिशन डिवाइस। इसमें छात्र या कोई भी बालक
जन्म से ही उसके अंदर क्षमता रहती है कि वह समाज से, वातावरण से भाषा को सीख सके। नैतिक विकास सिद्धांत या फिर मोरल डेवलपमेंट थ्योरी कोहलबर्ग ने दिया था। फिर से देखिए, मनोलैंगिक विकास सिद्धांत फ्रायड, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत पियाजे, मनोसामाजिक विकास सिद्धांत एरिक्सन, भाषा विकास सिद्धांत चॉम्स्की या नॉर्म चॉम्स्की, नैतिक विकास सिद्धांत कोहलबर्ग। अगले टॉपिक में आते हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखा जाए जो कि एग्जाम के दृष्टि से बहुत बेहद ही इम्पोर्टेंट है। अधिगम क्या चीज़ है? अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है, यानी कि अधिगम के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन परमानेंट हो जाता है, चाहे वह उसको किसी भी मनुष्य का रहन सहन हो, बोलचाल, पहनावा व वेशभूषा, सभी में परिवर्तन हो जाता है अधिगम के द्वारा। अधिगम सार्वभौमिक होता है। अधिगम लगभग अस्थायी प्रकृति का परिवर्तन है। अस्थायी यानी अधिगम यह कभी नष्ट नहीं होता है, जीवन परिवार पर्यंत बना रहता है। छात्र की भी बोरी गई। अधिगम प्रयोजनपूर्ण होता है, यानी कि प्रयोग करने के बाद ही अधिगम को अर्जित किया जा सकता है। अधिगम व्यक्ति को समायोजन एवं अनुकूलन के लिए तैयार करता है। एडजस्टमेंट एवं कोऑर्डिनेशन के लिए यह तैयार करता है। अधिगम एक प्रकार का डेवलपमेंट है जो हर एक प्राणी के अंदर होता है। अधिगम जीवन पर्यंत चलने। फिर से देखते हैं अधिगम के बारे में। अधिगम क्या चीज़ है? अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है, यह सार्वभौमिक क्रिया है। अधिगम लगभग अस्थायी प्रकृति का परिवर्तन है, यह प्रयोजनपूर्ण होता है। प्रयोजन पहले से ही यह निर्धारित होता है, हम एक्टिविटी के द्वारा ही, प्रयोजन के द्वारा ही इसको हम अपने अंदर या छात्र के अंदर अधिगम को दे सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अधिगम लगभग सभी अस्थायी प्रकृति का परिवर्तन है। अधिगम प्रयोजनपूर्ण होता है। अधिगम व्यक्ति को समायोजन एवं अनुकूलन के लिए तैयार करती है। समायोजन किसी समाज में, परिवेश में रहने के लिए, उसको समायोजित करने के लिए अधिगम जरूरी होता है। अनुकूलन के लिए जरूरी होता है। यह एक प्रकार का विकास है तथा यह जीवन पर्यंत चलने वाली सतत प्रक्रिया है। यह रचनात्मक होता है, यानी इसके अंदर क्रिएटिविटी रहती है। अधिगम पूर्ण परिस्थिति के प्रति अनुक्रिया है। जैसा माहौल रहेगा उसी के प्रति व्यक्ति अपना रिएक्शन देता है, अनुक्रिया करता है। एक पूर्ण परिस्थिति में, एक पूर्ण इको क्लाइमेट में अधिगम अभ्यास, प्रशिक्षण तथा अनुभव पर आधारित होता है। जितना अभ्यास होगा, जितना प्रशिक्षण दिया जाएगा तथा जितना अनुभव होगा, उसी के अकॉर्डिंग वह अधिगम कर पाएगा। यह हस्तांतरणीय होता है। अधिगम हस्तांतरणीय होता है, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से ट्रांसफ़र होता है। अधिगम अनुभव का संगठन होता है। अधिगम अनुकूलन है। अधिगम व्यक्तिगत व सामाजिक दोनों है। आगे देखते हैं, यह वातावरण की उपज है, यानी कि जो व्यक्ति वातावरण से अधिगम को लेता है, समाज से जो उसकी सांस्कृतिक क्रियाकलाप है, त्यौहार हैं, सारी चीज़ें सांस्कृतिक चीज़ें हैं, वह अधिगम से ही, वातावरण से लेता है
उसी के अनुसार यह करता है। अधिगम अनुभवों के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया है। यह खोज परख है, यानी कि खोज करने के बाद ही यह किसी व्यक्ति के अंदर या छात्र के अंदर यह अधिगम की क्रिया होती है। आगे देखते हैं कुछ प्रश्नोत्तर जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। आलपोर्ट ने व्यक्तित्व को किस सन में परिभाषित किया था? सही जवाब है 1937, 1937 में। कैटल ने कितने मुख्य गुण माने थे? उत्तर है 12। व्यक्तित्व समन्वित गुणों का विकास दिया गया था गिलफोर्ड के द्वारा। फ्रायड ने कुल कितने तत्व को महत्व दिए हैं? उत्तर है 2 तत्व। मांग सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? अब्राहम मैस्लो। वातावरणीय कारक सिद्धांत कितने होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। शील गुण सिद्धांत दिया गया था किसके द्वारा? यह आलपोर्ट के द्वारा दिया गया था। शरीर रचना सिद्धांत सेल्डन के द्वारा। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? उत्तर है फ्रायड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्तिगत शील गुण सिद्धांत पर किसने अत्यधिक जोर दिया था? उत्तर है आलपोर्ट ने। अब हम आगे जो नया टॉपिक देखते हैं, अधिगम सोपानकी का सिद्धांत। अधिगम के कितने सोपान होते हैं? 8 प्रकार के सोपान होते हैं, जो कि दिया गया था आर.एम. गेने के द्वारा। यानी कि अधिगम चरण स्टेप बाय स्टेप कैसे होता है, इसको सिखाने के लिए आर.एम. गेने ने अपना एक सिद्धांत प्रतिपादित किया था जिसको बोला जाता है अधिगम सोपानिकी का सिद्धांत। आगे देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सृजनात्मकता मुख्यतः नवीन रचना या उत्पादन में होती है, किसका मत है? जेम्स ड्रेवर। सेकेंड, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, किस मनोवैज्ञानिक का मत है? क्रो एंड क्रो का। अगला, सृजनात्मकता के स्तर का सिद्धांत किसने दिया था? आई.ए. टेलर। अगला, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया था? सिगमंड फ्रायड। सृजनात्मकता मौलिक उत्पादन के रूप में मानव मस्तिष्क को समझने, व्यक्त करने तथा सराहना करने की योग्यता व क्रिया है, यह किसका कथन है? ये स्टेटमेंट कोल एंड ब्रूस का है। सृजनात्मकता परीक्षण के लिए बी के पास ही कितने उप परीक्षण का उल्लेख किए थे? 6। इन्होंने 6 उप परीक्षण का उल्लेख किया था। सृजनात्मकता का संबंध किससे है? उत्तर है नवीन उत्पाद। अगला क्वेश्चन, सृजनशील बालक में निर्णय लेने की प्रवृत्ति किस रूप में होती है? उत्तर है स्वतंत्र। अगला देखते हैं, सृजनात्मकता तथा बुद्धि में किस प्रकार का संबंध होता है? धनात्मक सहसंबंध। आगे देखिए, सृजनात्मकता के मुख्य तत्व कौन कौन है? धारा प्रवाह, लचीलापन, मौलिकता तथा विस्तारण। आगे क्वेश्चन देखिए, प्रतिभाशाली बालकों की विशेषता, कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं उसको पढ़ा जाता है।
प्रतिभाशाली बालकों में अपूर्ण विषयों में अधिक रुचि रहती है, अमूर्त विषयों में अधिक रुचि रहती है। ऐसे बालक प्रायः किसी विचार गोष्ठी में अपना प्रभुत्व दिखाते हैं, एक खेल में अधिक रुचि लेते हैं, अनुशासन को अधिक महत्व देते हैं, प्रतिभाशाली बालक के सारे गुण हैं। प्रतिभाशाली बालक वे बालक भी होते हैं जो कम बुद्धिमान होते हैं, उनके अंदर सामान्य बालक के सापेक्ष बहुत ही कम मानसिक विकास उनका होता है, चाहे वो फिजिकल हैंडीकैप भी हो सकते हैं। इसमें अंतर्दृष्टि अधिक होती है, इनमें सोचने समझने की क्षमता, क्रिएटिविटी की कैपेसिटी अधिक होगी। इनमें शब्द भंडार अधिक होते हैं, इनमें शब्द भंडार इनके अंदर बहुत अधिक होंगे। कक्षा में पुनरावृत्ति से ऐसे छात्र जल्दी निराश हो जाते हैं। आगे देखते हैं। प्रतिभाशाली बालक सीखने के लिए तथा अन्वेषण करने के लिए प्रेरित करते हैं। अन्वेषण मतलब खोज करने के लिए प्रेरित रहते हैं, मोटिवेट रहते हैं। इनको बार बार खोज करने का जिज्ञासा रहता है। प्रतिभाशाली बालक अपना विद्यालयी कार्य तथा गृह कार्य अति शीघ्रता से कर लेते हैं। प्रतिभाशाली बालक सीखने के लिए तथा अन्वेषण करने के लिए प्रेरित होते हैं। यह अपना गृह कार्य अति शीघ्र बहुत शीघ्रता से तेजी से होमवर्क को कंप्लीट कर लेते हैं। जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं वह समस्याओं का समाधान बहुत तीव्र ढंग से कर लेते हैं। मंद बुद्धि और सामान्य बालकों के प्रति इनमें उदासीनता पाई जाती है, यानी उदार भावना से ये इनको देखते हैं। ज्ञानेंद्रियों का शीघ्र विकास होता है। प्रतिभाशाली बालकों में मानसिक क्रियाओं में तीव्रता दिखाई देती है। यह सोचने समझने में, तर्क करने में, चिंतन करने में, निरीक्षण एवं परीक्षण करने में यह बहुत तीव्र होते हैं। साथ ही साथ प्रत्यक्षीकरण, कल्पना तथा निर्णय लेने की शक्तियों का भरपूर प्रयोग करते हैं। इनके अंदर ये सारी शक्तियाँ अवेलेबल रहती हैं। दूसरे शब्दों में संज्ञानात्मक शक्तियों का बहुत ही तीव्र विकास प्रतिभाशाली बालकों में देखने को मिलता है। प्रतिभाशाली बालक व्यक्तित्व के भी धनी होते हैं। आगे देखिए। प्रतिभाशाली बालक दूसरों के भाव एवं अधिकार के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। तो ये सबसे प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताएं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग इसको रिवाइज करिए। धन्यवाद।